आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात काफ़ी सालों पुरानी है। तब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं पहली बार अपनी बीवी के मायके यानी अपने ससुराल गया हुआ था। वो एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि कुल मिलाकर उस पूरे गांव में यहीं कोई 25-30 लोग ही थे, मगर सारे आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक शाम की बात है, मैं आराम से घर पर लेटा हुआ मूसलाधार बारिश का मज़ा उठा रहा था। इतने में ही डाकिया बाबू लैंडलाइन फ़ोन लेकर हमारे घर पर आए। उस गांव के इकलौते लैंडलाइन पर मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा था, क्योंकि मैं ऑफिस में इस लैंडलाइन का नंबर देकर आया था। खैर, मैंने रिसीवर उठाया तो सामने फ़ोन पर मेरे बॉस की आवाज़ आई। विजय, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कल जो मीटिंग थी उसमें मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मैं उसे लेकर कोलकाता आया हूँ। तो इस पर मैंने कहा, पर सर, आपके बिना तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, मैं भी नहीं हूँ। तो इस पर बॉस ने कहा, विजय, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम कैसे भी करके इसे संभाल लो, बस एक दिन की बात है। और इतना कहकर मेरे कुछ बोलने से पहले ही बॉस ने फ़ोन रख दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अब मैं कल सुबह तक शहर कैसे पहुंचूंगा, मगर जब बॉस ने कह दिया है तो कुछ ना कुछ उपाय लगाना ही पड़ेगा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने इस मौसम में बाहर जाने से साफ मना कर दिया। साथ ही साथ बाकी घर वालों का भी यही कहना था कि इतनी रात गए इस मौसम में बाहर निकलना सही नहीं रहेगा। मगर मेरी भी मजबूरी थी, जिस वजह से मैंने ये तय किया कि बारिश छूटते ही निकल जाऊंगा। घर वाले कुछ भूत प्रेत की भी बातें कर रहे थे, मगर मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। रात हर पल गहराती जा रही थी, मगर बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार जब बारिश ने मुझ पर दया दिखाई तो समय हो रहा था रात के 9:30 बजे का। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी रात नहीं होगी, मगर उस वक्त गांव में रात के 9:30 बजना काफ़ी रात मानी जाती थी। खैर, मैं ज़्यादा सोचे समझे बगैर घर से निकल पड़ा और नदी की तरफ आगे बढ़ने लगा। नदी इसलिए क्योंकि उस जमाने में गांव देहातों में पुल नहीं हुआ करते थे। नदी पार करने के लिए नौके का सहारा लेना पड़ता था। शक तो मुझे ये भी था कि इतनी रात गए कोई नौका मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ देर चलने के बाद मैं नदी के तट पर पहुंचा। अच्छी बात तो ये थी कि एक नौका तट पर अभी भी मौजूद था, मगर उस नौके पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने नज़र घुमाकर दाएं बाएं देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा निराश हो गया और सोचने लगा कि नदी के उस पार कैसे जाऊं। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रख दिया। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे पलटा तो पाया कि एक आदमी है। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, कौन है आप और इतनी रात गए यहाँ? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी मुझे उस पार जाना है, नाव तो है पर कोई नाविक नहीं मिल रहा। तो इस पर वो आदमी सहमी हुई आवाज़ में बोला, ये नाव तो मेरी है, इस वक्त उस पार आपको क्या काम है? तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, मैं आपको दुगना पैसा दूंगा, बस आप मुझे उस पार करा दीजिए। जिस पर उस आदमी ने कहा, पैसे की बात नहीं है साहब, उस पार बुरी शक्तियों का वास है। मेरा घर भी उस पार ही है, पर बारिश के चलते मैं इधर ही फंस गया और अब कल सुबह ही जाऊंगा। तभी मैंने उस नाविक से कहा, देखो, इस पार तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा और अगर उस पार चलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ जाऊंगा। मेरी ट्रेन को अभी आने में वक्त है, सोच लो। मेरी बात सुनकर वो नाविक कुछ सोचने लगा
और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है, पर मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे पास और कोई चारा तो था नहीं, जिस वजह से मैं राजी हो गया। फिर हम दोनों नाव लेकर उस किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगे। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि अगर ध्यान से सुनो तो धड़कनों की आवाज़ भी सुनाई दे। ऐसे माहौल में किसी का भी डरना जायज ही था। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक 9:30 बज रहे थे, वहीं अब समय हो रहा था 10:15 बजे का। मेरी ट्रेन 11:30 बजे थी और वही शहर जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। अभी मैं हाथ घड़ी की तरफ देखता हुआ परेशान हो ही रहा था कि तभी उस नाविक ने मुझसे कहा, साहब एक बात पूछूं, आपको इस वक्त उस पार जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कल सुबह भी तो जा सकते थे। तो इस पर मैंने नाविक को अपनी पूरी परेशानी बता दी। कुछ देर ऐसे ही नौका चलाने के बाद हम दोनों नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे। नदी का वो किनारा जंगलों से घिरा हुआ था। आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था। नाविक ने अपना नौका वहीं नदी के तट पर बांध दिया और बोला, साहब अब आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए। लिहाजा मैं उस आदमी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मेढकों और झिंगुरों की आवाज से वो पूरा इलाका गूंज सा रहा था। चलते चलते मैंने एक नज़र नाविक की ओर घुमाया तो उसका चेहरा डर के मारे पूरा पीला पड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नाविक ऐसे डर क्यों रहा है, जबकि यहाँ तो डरने जैसा कुछ है ही नहीं। खैर, अभी मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा खिलखिला रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया, पर शायद नाविक ने वो आवाज़ नहीं सुनी थी और मैं भी उसे बताना नहीं चाहता था। बेफिजूल में वो डर जाएगा और हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मगर वो आवाज़ पीछे से लगातार आई जा रही थी। अभी मैं उस आवाज़ की तरफ पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी उस नाविक ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, साहब पीछे मत पलटना। तो इस पर मैंने पूछा, पर क्यों, क्या है पीछे? तो नाविक बोला, साहब अभी नहीं बता सकता, बस पीछे मत देखना। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये नाविक ऐसा क्यों बोल रहा है, पीछे क्या है। मुझे ये जानने की काफ़ी जिज्ञासा होने लगी, मगर वो नाविक मुझे बार बार पीछे देखने से मना कर रहा था और जल्दी जल्दी पैर चलाने के लिए बोल रहा था। चलते चलते अब हम लोग काफ़ी दूर निकल आए थे, मगर नाविक का घर अभी तक नहीं आया था। मुझे कहीं ना कहीं बड़ा गुस्सा आ रहा था, जिस पर मैंने उस नाविक से कहा, और कितनी दूर है तुम्हारा घर? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से वो खिलखिलाने की आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब आ गई। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं पीछे मुड़ गया तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बच्चे का सिर हवा में उड़ रहा था, जबकि उसका शरीर हमसे काफ़ी दूर था। उस बच्चे की गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। मैं समझ गया कि ये किसी इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। इतने में ही उस नाविक ने ज़ोर से चिल्लाकर मुझे भागने के लिए कहा, जिसके बाद हम दोनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं, जिसके बाद हम लोग सीधे नाविक के घर पर ही रुके, मगर वो था क्या ये आज भी स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।
छतरी पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें प्रणब यानी मेरे मन को हर पल बेचैन कर रही थी, क्योंकि आज मुझे ऑफिस से निकलने में काफ़ी रात हो गई थी। ऊपर से इस बारिश ने जीना हराम कर रखा था और यकीनन मुझे अब कोई बस नहीं मिलेगी। मगर फिर भी मैं बस स्टॉप इस आस में जा रहा था कि भगवान की दया से अगर कोई बस लेट चल रही होगी तो मिल सकती है। यही सोच के मैं चले जा रहा था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, बस खामोशी और सन्नाटा। कुछ देर चलने के बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, लेकिन वहां पर भी खामोशी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खैर, बस स्टॉप में लगी बेंच पर मैंने अपना गीला छाता रखा और खुद भी बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे हुए 10-15 मिनट बीते ही थे कि तभी मेरा ध्यान एक चीज पर गया। वैसे तो आम तौर पर रात होने के बावजूद भी ये रास्ता लोगों से भरा हुआ ही रहता है, तो फिर आज खाली क्यों है? हो सकता है बारिश की वजह से ऐसा हो। यही सोचकर मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया। बेंच पर बैठे बैठे ही मैं आसमान में देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो मेरे ऑफिस का दोस्त मयंक था। मैंने चौंकते हुए मयंक से कहा, मयंक, तू कहाँ था? तू इतने दिनों से, और तेरा फ़ोन कहाँ है? तेरा इतनी बार तुझे फ़ोन किया लेकिन तू फ़ोन ही नहीं लग रहा था तेरा। सब ठीक तो है ना? मेरे इतने सारे सवालों का जवाब मयंक ने सिर्फ ये कहकर दिया, ठीक हूँ। इस पर मैं बोला, क्या ठीक हूँ? तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा। बैठ, बता क्या बात है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने उस आवाज़ की ओर मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि एक तेज रफ्तार बस हमारी ओर ही चली आ रही थी। तभी मयंक बोला, बस में चल, सब बताता हूँ। मयंक के इतना बोलते ही बस रुकी और हम दोनों बस में चढ़ने लगे। मेरे और मयंक के अलावा बस में तीसरा कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं और मयंक एक ही सीट पर बैठ गए। साथ ही साथ मैंने कहा, बोल क्या हुआ? इस पर मयंक ने बताना शुरू किया। बात कुछ दिन पहले की है। उस दिन मैं तेरी ही तरह ऑफिस से लेट निकला था। चलते चलते मैं बस स्टॉप पर पहुंचा। हालांकि बस मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी, मगर फिर भी मैं बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया। रात बहुत हो चुकी थी और रास्ते पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। तभी मुझे एक हॉर्न मारती हुई एक बस आती दिखी। उस बस को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं उस बस में चढ़ गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे अलावा बस में और कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया। बस काफ़ी रफ्तार में रास्ते पर दौड़े जा रही थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी, पूरा का पूरा रास्ता खाली होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों ड्राइवर बार बार हॉर्न मारे जा रहा था और बस को भी बहुत तेज़ी से चला रहा था। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे हॉर्न की आवाज़ को बर्दाश्त कर ही रहा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी तेज बस चलने के बावजूद भी बस के भीतर ज़रा भी हवा नहीं आ रही, जबकि बस की सारी खिड़कियां खुली हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर से इन सारी परेशानियों के बीच बस का ड्राइवर हॉर्न बजा बजाकर बार बार सिर दर्द दे रहा था, जिसका जिक्र करते हुए मैंने कंडक्टर से कहा भी, ओ भाई, ड्राइवर को बोलो ना बार बार हॉर्न नहीं बजाए। लेकिन इस पर कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। कंडक्टर किसी भूत की तरह चुपचाप दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने 1-2 बार और कंडक्टर को आवाज़ लगाया,
मगर मेरी बात सुनकर भी उसने अनसुनी कर दी। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला और आंख बंद करके सीट पर ही पड़ा रहा। मगर उस वक्त मेरा शरीर इतना थका हुआ था कि मुझे सच में नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि बस उसी बस स्टॉप को पार कर रही थी जहां से मैं बस में बैठा था। मैं कंडक्टर पर चिल्लाने के लिए अभी मुड़ा ही था, तभी मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले तक जो बस बिल्कुल खाली जा रही थी वो अब लोगों से खचाखच भरी पड़ी है। वो सभी पैसेंजर एकटक मुझे ही देखे जा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर इसी बीच जब मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनका शरीर पानी से चपचप गीला था। पर कैसे? क्योंकि उस वक्त जरा भी बारिश नहीं हो रही थी और बस में भीगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उन सभी लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनके आंखों की जगह लाल रंग की बत्तियां चमक रही हो। अभी मैं उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से बस को एक झटका लगा और बस पुल से नीचे पानी में जा गिरी। मयंक की सारी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह क्या कहानी है, क्या अच्छा है, मगर फिर तू बचा कैसे? इस पर मयंक बोला, बचा नहीं, मर गया। मयंक की ये बात सुनकर मुझे और हंसी आ गई। अच्छा, अब तो तू आत्मा बन गया होगा। एक काम करना, मुझे भी उस बस में ले चल, मैं भी मिल लूँगा तेरे उस भूतों से। इस पर मयंक कुछ पलों के लिए चुप रहा, मगर फिर गंभीर सी आवाज में उसने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू उसी बस में बैठा हुआ है। उसके इतना बोलते ही मैंने घूमकर पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बस में अपने आप ही ढेर सारे पैसेंजर आ गए थे और जैसा मयंक ने बताया था ठीक वैसे ही उन सभी के कपड़े पानी टपक रहा था और तो और उन सभी की आंखें भी लाल थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि हॉर्न मारती बस काफ़ी स्पीड में चल रही है, मगर बस के अंदर ज़रा भी हवा नहीं आ रही। मैं झट से मयंक की ओर पलटा तो उसकी आंखें भी लाल और शरीर पानी में चपचप भींगा हुआ था। ये सब देखने के बाद मुझे अब डर लगने लगा था। मैं सीट पर से उठकर भागना चाह रहा था, लेकिन बस का दरवाज़ा बंद और दरवाजे पर ही कंडक्टर खड़ा था। डर से थरथर काँप रहा मैं किसी जिंदा लाश की तरह उसी सीट पर बैठा रहा। मयंक अपनी लाल आंखों से मुझे बार बार घूरे जा रहा था और मैं उससे आंख ना मिलाने की नाकाम कोशिश में था। तभी मैंने देखा कि बस का कंडक्टर चलते हुए मेरी ओर आ रहा है। फिर कंडक्टर मेरे पास आकर रुका और मुझे भाड़ा देने का इशारा किया। डरते डरते मैंने अपने शर्ट के ऊपरी जेब से भाड़ा निकाला और उस कंडक्टर को भाड़ा देते वक्त जब मेरा हाथ उसके हाथ में सटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी बर्फ़ की सिल्ली को छुआ हो। मैं ठिठक कर पीछे हट गया, क्योंकि किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा नहीं हो सकता। मेरे से भाड़ा लेकर कंडक्टर फिर से बस के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सब कुछ मेरी समझ से परे था, लेकिन मैं इतना जानता था कि अगर मैं इस बस में ज़्यादा देर रुका तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर क्या, ये सूझ नहीं रहा था। कुछ देर बाद मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी सीट पर से उठा और ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब बस अपने आप ही चले जा रही थी।
मैंने ये मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर तभी बगल में बैठे मयंक ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर बस के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। मैं जानता था कि मयंक मेरे साथ क्या करने वाला है, मगर मैं हार मान चुका था और खुद को छुड़ाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। बस रुकी और दरवाज़ा खुला, जिसके साथ ही मयंक ने मुझे खींचकर बस से बाहर फेंक दिया। मैंने आसपास देखा तो बस किसी पुल पर चढ़ने वाली थी। मेरे बस से उतरते ही वो बस पुल पर चढ़ गई और थोड़ी दूर जाकर ही पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई पानी में जा गिरी। मगर अजीब बात तो ये थी कि इतना बड़ा बस पानी में गिरने के बावजूद भी जरा भी आवाज़ नहीं आई। खैर मैं वहाँ से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। फिर बाद में कहीं से पता चला कि सच में एक बार एक बस पुल से नीचे गिर गई थी और उसमें सवार सारे लोग मारे गए थे। बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी वो बस हर रात चलती है, मगर उस रात मयंक ने मुझे बस से क्यों उतार दिया था? क्या इसलिए क्योंकि मैं उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था या कुछ और? खैर फिर मयंक मुझे कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।